नैना और मयंक एक दूसरे से कॉलेज में मिले थे। कॉलेज के समय से ही दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे और फिर कॉलेज खत्म होने के बाद उनकी शादी तय हो गई। लेकिन उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया जब शादी से ठीक पहले नैना का एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ और वो अपाहिज हो गई। आइए देखते हैं कैसे शुरू हुई थी नैना और मयंक की प्रेम कहानी और नैना के अपाहिज होने से उनकी कहानी में क्या मोड़ आने वाला था। बात तब की थी जब नैना और मयंक के कॉलेज का आखिरी दिन था और मयंक नैना के पास आता है और उससे कहता है, नैना आज कॉलेज का आखिरी दिन है और शायद इसके बाद हम दोबारा ना मिल पाए, इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलो मयंक, क्या कहना चाहते हो तुम? दरअसल नैना, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर नैना हंसने लगती है और मयंक से कहती है, हाँ मयंक, बिल्कुल, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि तुम मुझसे ये सवाल पूछो। क्या क्या सच में नैना? हाँ और क्या मयंक, लेकिन तुमने ये कहने में कितना ज्यादा वक्त लगा दिया। खैर, देर से ही सही, अब तुमने अच्छा काम तो किया। तो फिर ठीक है ना, मैं जल्दी अपने घर वालों से भी बात कर लूंगा और फिर मेरी जॉब लगते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। हाँ मयंक, क्यों नहीं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और मयंक की एक अच्छी जगह जॉब लग जाती है। नैना भी एक अच्छी जगह पर जॉब कर रही थी, इसीलिए दोनों के घर वाले भी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। एक दिन मयंक अपने घर वालों को लेकर नैना के घर उसे देखने आ जाता है। बहन जी, हमें तो नैना बहुत पसंद है। दोनों बच्चे अपने काम में भी सफल हो गए हैं और नौकरियां कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो हमें जल्दी ही इनकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो कहती हूँ कि अगले महीने ही इनकी शादी करवा देते हैं। हमारे पंडित जी ने भी कहा है कि अगले महीने एक शुभ मुहूर्त भी है। तो फिर तय रहा, हम अगले महीने ही इन दोनों की शादी कर देंगे। शुभ काम में देरी कैसी भाई? ये सुनकर सभी लोग एक दूसरे को मीठा खिलाते हैं और नैना और मयंक भी बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ दोनों घरों में जोरों शोरों से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही एक दिन नैना अपनी बहन मीरा के साथ साड़ियों की शॉपिंग करने जाने वाली थी। तभी उसे मयंक का फोन आता है। हाँ नैना, क्या हुआ? तुमने मुझे पहले फोन किया था। वो दरअसल मयंक, आज मैं अपनी बहन मीरा के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो क्यों ना तुम भी मुझे बाजार में मिल जाओ, फिर तुम भी मेरी साड़ियां खरीदने में मदद कर सकोगे। क्या तुम भी नैना? साड़ी खरीदने में मैं कैसे तुम्हारी मदद कर पाऊंगा, लेकिन मैं आने की पूरी कोशिश करूंगा और फिर हम साथ में तुम्हारे मनपसंद दही के बताशे भी खाएंगे। हाँ ठीक है मयंक, तो फिर हम बाजार में मिलते हैं। मैं और दही के बताशे तुम्हारा इंतजार करेंगे। नैना खुशी खुशी तैयार होकर मीरा के साथ बाजार के लिए निकल जाती है। नैना और मीरा साड़ी की दुकान के बाहर खड़े होकर मयंक का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी उन्हें सड़क की दूसरी तरफ मयंक दिखता है। नैना उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और मीरा से कहती है, मीरा तुम यहीं रुको, मैं अभी रोड के उस साइड से मयंक को लेकर आती हूँ। अरे नैना, पर तुम क्यों जा रही हो? मयंक खुद ही आ जाएगा ना इधर। अरे नैना रुको तो। लेकिन नैना मीरा की बात नहीं सुनती और रोड क्रॉस करने लगती है, पर तभी एक ट्रक आता है और वो नैना को टक्कर मार देता है। ये देखकर मयंक और मीरा दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। मयंक जल्दी से नैना के पास जाता है, लेकिन नैना को बहुत जोर से टक्कर लगी थी और उसके हाथ पैरों से बहुत खून आ रहा था। ये क्या हो गया नैना? अब मैं क्या करूं? क्या करूं? मैं हॉस्पिटल फोन करती हूँ जीजू। मयंक और मीरा वहाँ मौजूद कुछ लोगों की मदद से नैना को हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर्स नैना को एडमिट कर लेते हैं। इतनी देर में नैना और मयंक दोनों के घर वाले भी वहाँ आ जाते हैं। बेटा, ये सब कैसे हो गया? नैना ठीक तो हो जाएगी ना? पता नहीं आंटी जी, कब से वो अंदर है, डॉक्टर बाहर ही नहीं आ रहे। कोई बाहर आए तो पता चले कि आखिर वो कैसी है। मयंक की माँ नैना की माँ से कहती है, आप चिंता मत करिए बहन जी, सब ठीक हो जाएगा। हमारी नैना इतनी अच्छी लड़की है, उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। काफी देर तक सभी लोग डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करते हैं, मगर डॉक्टर बाहर नहीं आते। कुछ घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं और तभी अचानक से डॉक्टर बाहर आते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब? नैना ठीक तो है ना? नहीं, उन्हें बहुत भयंकर चोट लगी थी और इन्फेक्शन उनके सारे शरीर में फैल रहा था, इसलिए हमें ऑपरेशन के दौरान उनका एक पैर काटना पड़ा और अब वो एक पैर से अपाहिज हो गई हैं। आई एम सॉरी। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं, मगर नैना मयंक के परिवार वालों की जैसे जिंदगी ही उजड़ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? कुछ ही दिनों में मेरी बेटी की शादी थी, कितना खुश थी वो, मगर अब ये सब क्या हो गया? हे भगवान, क्यों किया आपने उसके साथ ऐसा?
नहीं नहीं आंटी जी, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। नैना ठीक हो जाएगी, मैं हूं ना आपके साथ। मयंक किसी तरह से नैना के घर वालों को घर जाने और आराम करने के लिए बोलता है और मयंक खुद नैना के साथ हॉस्पिटल में रुक जाता है। उधर नैना के घर वाले इस बात से बहुत परेशान थे। ये तो बहुत ही बुरा हुआ हमारे साथ। अब मयंक नैना से शादी नहीं करेगा। हाँ, और अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी तो नैना को होश भी नहीं आया है। हमें नैना के जागने का इंतजार करना चाहिए, तभी आगे का कुछ समझ आएगा। सही कह रही हो तुम। हम सुबह फिर से चलेंगे हॉस्पिटल। अभी तुम थोड़ा आराम कर लो। अगले दिन नैना के मम्मी पापा और मयंक के मम्मी पापा सब फिर से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब तक नैना को भी होश आ चुका था। मयंक बेटा, नैना कैसी है? उसे होश आया? हाँ माँ, उसे होश आ गया है और डॉक्टर्स ने कहा है हम उससे मिल सकते हैं। ठीक है, फिर चलो हम सब उससे मिलने जाते हैं। सभी लोग नैना के कमरे में जाते हैं। नैना, तुम ठीक तो हो ना? मयंक, मुझे माफ करना, मगर अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं सिर्फ अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर मयंक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अरे नैना, तुम मुझसे ऐसे क्यों कह रही हो? तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए। मैंने तुमसे कहा ना मयंक, यहाँ से चले जाओ बस, और मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मयंक ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। तभी उसके मम्मी पापा उससे कहते हैं, मयंक बेटा, अभी यहाँ से चलो। अभी नैना की तबीयत सही नहीं है, हम बाद में फिर से आएंगे। हाँ बेटा, अभी नैना को थोड़ा वक्त दो। ठीक है मम्मी पापा, चलिए। लेकिन वो तीनों जाते इससे पहले ही नैना मयंक के मम्मी पापा से कहती है, आंटी अंकल मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं ये शादी सच में तोड़ रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मयंक को मुझसे अच्छी लड़की मिलेगी जो कम से कम अपाहिज नहीं होगी। बेटा, तुम अभी ये सब मत सोचो, तुम जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ, फिर हम बात करेंगे। इतना कहकर मयंक के घर वाले मयंक को लेकर घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नैना डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है। लेकिन अब वो सिर्फ एक व्हीलचेयर के सहारे से ही इधर उधर जा सकती थी, और ऐसा करने में भी उसे बहुत तकलीफ होती थी। एक दिन मयंक अपने मम्मी पापा के साथ दोबारा नैना के घर आता है। मयंक, अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अब तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम बार बार मेरे सामने आकर मुझे मेरे अपाहिज होने का ज्यादा एहसास दिलाते हो। चले जाओ यहाँ से, मैंने कहा चले जाओ। नैना इतना कहकर जोर जोर से रोने लगती है, और ये देखकर मयंक नैना के पैरों के पास बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है, बस नैना, बहुत हो गया। अब तुम्हें ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है। मैं कॉलेज के समय से तुम्हें जानता हूँ, और मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कभी कोई और लड़की ही नहीं आ सकती। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। हाँ बेटा नैना, तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी भी हो हमें मंजूर हो। अगर मयंक ही खुश नहीं रहेगा तो हम भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हाँ नैना बेटा, अब खुद को और मयंक को और सजा मत दो। मगर माँ, मेरा तो एक पैर ही नहीं है, और मैं ये जानते हुए भी मयंक से शादी नहीं कर सकती। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मयंक, तुम मुझसे शादी करके बहुत पछताओगे। नहीं नैना, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरा यकीन मानो। और तुमसे शादी नहीं करूंगा तो मैं जिंदगी भर दुखी रहूंगा। नैना कुछ सोच में पड़ जाती है, लेकिन मयंक उससे कहता है, बस नैना, अब तुम ज्यादा मत सोचो, सिर्फ वो कहो जिससे तुम्हें खुशी मिलेगी। ठीक है मयंक, मैं तुमसे शादी करूंगी। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, और एक बार फिर जोर शोर से नैना की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शादी के दिन नैना तैयार होकर अपनी व्हीलचेयर पर मंडप तक आती है। नैना, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मगर मयंक, मैं फेरे कैसे ले सकूंगी? मैं तो अपाहिज हूँ, और यहाँ मौजूद सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तुम चिंता मत करो नैना, मैं हूं ना। जब तक मैं हूं तब तक कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा सकता है। इतना कहकर मयंक नैना को अपनी गोद में उठा लेता है, और ऐसे ही उसके साथ 7 फेरे ले लेता है। अब नैना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। मैंने तुमसे प्यार करके अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया है मयंक। नैना की आंखों में आंसू थे, मगर वो मुस्कुरा रही थी। वहां खड़े सभी लोग ये देखकर भावुक हो जाते हैं। इसी तरह नैना की शादी मयंक से हो जाती है, और मयंक के माता पिता के घर अपाहिज बहू आ जाती है। लेकिन फिर भी उसके घर वाले कभी उसे ऐसा महसूस नहीं होने देते कि वो अपाहिज है। कामिनी कल्याणी देवी की इकलौती बेटी थी। कल्याणी देवी शहर की सबसे अमीर औरतों में से एक थी, लेकिन कामिनी को एक गरीब लड़के से प्यार हो जाता है, और वो कल्याणी देवी की मर्जी के खिलाफ जाकर उससे शादी कर लेती है।
कामिनी और अमन एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अमन पढ़ने में काफी तेज था। वो पढ़ाई में कामिनी की मदद भी करता। अमन देखो ना, इस सवाल का हल ही नहीं मिल रहा। यहां बैठो, देखो इस सवाल का हल यहां है, मैंने बना लिया है, तुम इसे पढ़ लो और समझ में ना आए तो कॉपी घर ले जाकर अच्छे से पढ़ लेना। अमन का शांत और सरल स्वभाव कामिनी को बहुत अच्छा लगता था। अमन कितना अच्छा लड़का है ना, जी चाहता है कि हमेशा इसी से बातें करती रहूं। कामिनी हर वक्त अमन के साथ रहती। धीरे धीरे कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मैं अमन से कैसे मिलूंगी? मैं उससे मिले बिना नहीं रह सकती। कहीं मुझे अमन से प्यार तो नहीं हो गया? कामिनी को एहसास हो जाता है कि वो अमन से प्यार कर बैठी है। कॉलेज के आखिरी दिन। अमन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो कामिनी, क्या बात है? अमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये तुम क्या कह रही हो कामिनी? तुम तो जानती हो ना कि हमारे बीच अमीरी और गरीबी की कितनी गहरी खाई है। तुम्हारी माँ शहर की सबसे अमीर औरत है, करोड़ों का बिजनेस है उनका, और मेरे पापा मामूली से टैक्सी ड्राइवर। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं आज ही माँ से हमारी शादी की बात करूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। कामिनी उस दिन घर जाकर कल्याणी देवी को अमन के बारे में बताती है। क्या तुम एक टैक्सी ड्राइवर के बेटे से शादी करोगी? नहीं कामिनी, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। लेकिन माँ, मैं अमन के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। दूसरे दिन कामिनी अमन को मिलने के लिए बुलाती है। अमन, माँ तो हमारी शादी के लिए राजी ही नहीं है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। चलो हम लोग मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। नहीं कामिनी, ये गलत है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। कामिनी, ऐसा कुछ मत करना। कामिनी की जिद के आगे अमन को झुकना पड़ता है और दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद कामिनी अमन के साथ अपने घर आती है। अब यहाँ क्या करने आई हो? इस गरीब से शादी करके तुमने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। चली जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी माँ, लेकिन क्या आप हमें आशीर्वाद भी नहीं देंगी? कल्याणी देवी ने मुंह फेर लिया और गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। चलो कामिनी, अपने घर चलते हैं। कामिनी अमन के साथ ससुराल आ जाती है। उसके ससुराल में सिर्फ एक ही कमरा था और एक छोटा सा बरामदा था। अमन की माँ कामिनी और अमन का स्वागत करती है। अमन के परिवार में उसकी माँ, उसके पिता और एक छोटी बहन नीतू रहते थे। नीतू बेटी, अपनी भाभी को कमरे में ले जा। नीतू कामिनी को कमरे में ले जाती है। वो देखती है कि उस कमरे में एक बेड भी नहीं था। जमीन पर ही गद्दा बिछा हुआ था जिस पर पूरा परिवार सोता था। नीतू गद्दे पर एक साफ चादर बिछा देती है। बैठो भाभी, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नीतू पानी लेने जाती है, तभी अमन कमरे में आता है। कामिनी, तुम्हें यहाँ बहुत अजीब लग रहा होगा ना? अब भी समय है, तुम अपना फैसला बदल सकती हो। कामिनी ने अमन के होठों पर अपना हाथ रख दिया और बोली, मैंने तुमसे प्यार किया है अमन। तुम जिस हाल में रखोगे उस हाल में रह लूंगी। जिंदगी पैसों से नहीं, प्यार से चलती है। तभी नीतू कामिनी और अमन के लिए गुड़ और पानी लेकर आती है। भाभी, ये लो, गुड़ खाकर पानी पी लो। कभी महंगे और स्वादिष्ट व्यंजन खाने वाली कामिनी आज गुड़ खाकर पानी पी रही थी। फिर भी वो बहुत खुश थी कि अमन उसका जीवन साथी बन गया है। शाम को अमन कहीं से एक टूटी फूटी चारपाई लेकर आता है और कमरे में लगा देता है। नीतू उस चारपाई को फूलों से सजा देती है। रात में अमन और कामिनी कमरे में सोते हैं और पूरा परिवार बाहर बरामदे में। माँ, पिताजी और नीतू को बाहर बरामदे में ठंड लग रही होगी, उन्हें भी अंदर बुला लेते हैं। कैसी बात कर रही हो कामिनी? आज हमारी सुहागरात है, हम उन्हें अंदर कैसे बुला सकते हैं? उस रात कामिनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन वो अपने सास ससुर और ननद को भी उनके साथ एक कमरे में सोने के लिए कहने लगी। नहीं बहू, वो कमरा तेरा और अमन का है। नहीं माँ जी, वो कमरा हम सबका है। आज से हम सब अंदर सोएंगे। सुजाता कामिनी का अच्छा व्यवहार देखकर फूली नहीं समाई। लगता नहीं है कि तू इतने अमीर परिवार से आई है। माँ जी, अमीर और गरीब कुछ नहीं होता। इंसान पैसों से नहीं, अपने व्यवहार से अमीर होना चाहिए। शादी के कुछ दिन बीत गए। कामिनी ने घर का कामकाज संभाल लिया था। इधर अमन नौकरी की तलाश करने लगा। एक दिन कामिनी खाना बना रही थी, तभी उसकी माँ कल्याणी उसके ससुराल आती है। उनके हाथ में एक बड़ा सा डब्बा था। माँ को देखकर कामिनी ने कहा, अरे माँ, आपने मुझे माफ कर दिया। क्या करूं, माँ हूं ना, अपनी औलाद से कब तक नाराज रहूंगी। आज तेरा बर्थडे है, याद है तू कितने धूमधाम से अपना बर्थडे मनाती थी, लेकिन यहाँ तो किसी को
बर्थडे के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। अमन को तो याद भी नहीं होगा। देख, मैं तेरे लिए केक और गिफ्ट लाई हूं। कल्याणी देवी की बातें कामिनी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। ये तुम क्या कह रही हो माँ? यहाँ सबको मेरा बर्थडे पता है, सबने मुझे सुबह सुबह ही विश कर दिया, और अमन तो केक लाने बाजार गए हैं, आते ही होंगे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें तो पता है मैं गंदी जगहों पर पानी नहीं पीती। तुम ये केक काट कर अपना जन्मदिन मना लेना, मैं चलती हूँ। अरे समधन जी, थोड़ी देर बैठिए फिर चले जाइएगा। माना कि हम लोग गरीब हैं, लेकिन इतने भी गरीब नहीं कि घर आए मेहमान को चाय पानी भी ना पिला सके। मैं आपके लिए बाहर से बोतल वाले पानी मंगवा देती हूँ। नहीं नहीं, बस रहने दीजिए, मैं चलती हूँ, मुझे जरूरी मीटिंग में जाना है। कल्याणी देवी घर से बाहर निकल रही थी, तभी अमन उन्हें दरवाजे पर मिल गया। कल्याणी देवी ने देखा कि अमन के हाथ में कागज का टुकड़ा था। अरे माँ जी, आप? तुम तो केक लाने गए थे ना? केक? मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन मैं सब समझ गई। कल्याणी देवी वहां से चली जाती है। अमन घर के अंदर आता है। कामिनी, आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? हाँ भैया, आज भाभी का बर्थडे है, और भाभी ने हमें बताया भी नहीं। सॉरी कामिनी, मुझे याद ही नहीं था। कोई बात नहीं अमन, मेरा नया जन्म तो उस दिन हुआ था जिस दिन हमने शादी की थी। मेरी बहू बड़ी समझदार है। उस दिन नीतू खीर बनाती है और सब कामिनी का बर्थडे मनाते हैं। अमन दूसरे दिन भी नौकरी की तलाश में जाता है, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। काफी दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन अमन के पिता अरविंद का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उनकी मौत हो जाती है। एक्सीडेंट में कार भी बुरी तरह से टूट जाती है। अब कामिनी के ससुराल वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वे लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे थे। कल्याणी देवी को इस बात का पता चलता है तो वे कामिनी के घर आती हैं और अपने साथ खाने पीने का सामान भी लाती हैं। देखो कामिनी, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति को नौकरी पर रख सकती हूँ। कामिनी खुश हो जाती है। सच माँ? हाँ, मेरा ड्राइवर कल से छुट्टी पर जा रहा है। अमन से कह दो कल से मेरी गाड़ी चलाए। महीने के 12,000 रुपए दूंगी। क्या आप अपने दामाद को अपना ड्राइवर बनाएंगी? उसके लायक यही काम ठीक है। तुम देख लो, मंजूर है तो ठीक, नहीं तो अच्छा, मैं चलती हूँ। तभी अमन वहां आ जाता है। मुझे मंजूर है सासू माँ। लेकिन अमन? कोई बात नहीं कामिनी, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरे दिन से अमन कल्याणी देवी का ड्राइवर बन जाता है और उन्हें रोज ऑफिस छोड़ता, ऑफिस से घर ले आता। कल्याणी देवी अमन के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती। जैसे कल्याणी देवी के कार में बैठने से पहले अमन को कार का दरवाजा खोलना पड़ता, और जब वो बैठ जाती तो वो दरवाजा बंद करता। एक दिन की बात है, कल्याणी देवी अपने किसी क्लाइंट को पैसे देने जा रही थी। उनके हाथ में एक सूटकेस था जिसमें लगभग 10 करोड़ रुपए थे। कल्याणी देवी पैसों से भरा सूटकेस लेकर गाड़ी में बैठी और अमन गाड़ी चला रहा था, लेकिन शायद किसी को इसकी भनक लग गई थी। कुछ गुंडों ने कल्याणी देवी की गाड़ी घेर ली और कल्याणी देवी पर बंदूक तान दिया। बुढ़िया, चुपचाप सूटकेस मेरे हवाले कर दे, नहीं तो भेजा उड़ा दूंगा। तभी अचानक से अमन ने उन गुंडों पर हमला कर दिया। उसकी बंदूक दूर जा गिरी। अमन अकेला था और गुंडे काफी थे। अमन अकेला ही उनसे मुकाबला करने लगा। इसी बीच मौका पाकर कल्याणी देवी ने पुलिस को फोन किया। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और गुंडों को पकड़ लिया। अमन लहूलुहान हो चुका था। कल्याणी देवी उसे अस्पताल लेकर गई और उसका इलाज करवाया। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि कल्याणी देवी पर उनके मैनेजर ने ही हमला करवाया था, जिसके बाद कल्याणी देवी ने अपने मैनेजर को नौकरी से निकालकर अमन को अपना मैनेजर रख लिया। उसे रहने के लिए बंगला भी दिया। मुझे माफ कर दे कामिनी बेटी, तूने सचमुच अपने लिए हीरा तलाशा है। आज से मेरा सारा बिजनेस तुम दोनों का है। अब तुम दोनों इसे संभालो और मुझे आराम करने दो। Please subscribe this channel.